हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में कि ये करिकुलम फ्रेमवर्क आखिर होता क्या है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। और इस दस्तावेज में क्या होता है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में, स्कूल में जो शिक्षा दी जाएगी उससे रिलेटेड क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और किस तरीके की टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं करिकुलम फ्रेमवर्क में और ये नेशनल लेवल पर तैयार किया जाता है, यानी कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अभी तक 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैं जो 1975, 1988, 2000 और 2005 में आए थे और एनसीएफ एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा। हमारी जो टेक्स्ट बुक बनकर आती हैं वो भी एनसीईआरटी द्वारा ही बनकर आती हैं और जो एनसीएफ तैयार किया जाता है वो भी एनसीईआरटी द्वारा ही तैयार किया जाता है। और एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था और इससे 17 राज्यों का सिलेबस प्रभावित था। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो बेस है यशपाल कमेटी की रिपोर्ट पर। तो यशपाल कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने 1992 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों पर ही एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। और इनकी रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बर्डन के, बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के क्या हो, लर्निंग हो, बिना तनाव के शिक्षा हो। क्योंकि हमें पता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले था वो काफ़ी रिजिड था। बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत स्ट्रेस होता था बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और इसीलिए सुसाइड केस भी बढ़ रहे थे क्योंकि लर्निंग क्या थी, बर्डन थी, स्ट्रेस, टेंशन था बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स का, बोर्ड एग्ज़ाम्स का। तो इस लर्निंग को विदाउट बर्डन बनाने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई और एनसीएफ 2005 भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित है कि किस तरीके से लर्निंग विदाउट बर्डन को लाया जा सके, लर्निंग को इंजॉयफुल बनाया जा सके, लर्निंग को इंजॉयबल बनाया जा सके और बर्डन को कम किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की कि एनसीएफ 2005 का पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है, विजन क्या है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान मत दो, विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़कर उन्हें ज्ञान देना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ कर सके। इससे क्या होगा, अगर हम बाहर की दुनिया से उनके ज्ञान को जोड़कर उन्हें बताएंगे तो वो अच्छे से समझ सकेंगे, अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ कर सकेंगे और इस चीज़ को उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। वही बात है कि रटना ना पड़े, रट्टू तोता नहीं बनाना है हमें बच्चे को, हमें ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि उनकी समझ विकसित हो। अगर हम उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, हम उन्हें बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर कर समझाएंगे तो रटने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि करिकुलम को इतना समृद्ध किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे। हमें कैसे समझाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, हमें गेम्स की हेल्प से, एक्टिविटीज़ की हेल्प से, ग्रुप्स में, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, इन सारी चीज़ों से सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में टीचर आए, वो सिर्फ क्या करे, टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाए और इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इससे क्या होगा, बच्चों को चीज़ों को रटना पड़ेगा, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो करिकुलम ऐसा हो जिससे कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर जाए, पाठ्य पुस्तकों से परे हो, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल किताबी कीड़ा हमें बच्चे को नहीं बनाना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाना, रिजिडिटी को ख़त्म करना।
पहले क्या होता था, बच्चों में बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, पूरा का पूरा जो सिलेबस होता था पूरे साल का वो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आता था और उसी के आधार पर हमारा क्या बनता था, रिजल्ट बनता था। तो ये क्या, बहुत रिजिडिटी थी कि एक ही बार एग्ज़ाम होंगे और उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट बनेगा, जिसके आधार पर हम प्रमोट होंगे। तो इसमें बच्चों को बहुत बर्डन होता था, टेंशन होती थी, सुसाइड केस बढ़ रहे थे। तो इसीलिए क्या बनाया गया, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया। फ्लेक्सिबल कैसे बनाया गया कि आपके बार बार एग्जाम होंगे, थोड़ा थोड़ा सिलेबस बार बार एग्जाम्स में आएगा। इससे क्या होगा, बर्डन भी कम होगा और बार बार एग्जाम होंगे तो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि क्या होता है, FA होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, और SA होते हैं, समेटिव असेसमेंट भी होता है। FAs में क्या होता है, क्विज हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई, आपके यूनिट टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। छोटा छोटा सिलेबस आता है, एक यूनिट आ गई, एक चैप्टर आ गया, तो वो क्या रहता है, ईजी रहता है, बर्डन नहीं होता। साथ के साथ में आपकी रिवीजन भी होती रहती है, आपका सिलेबस भी होता रहता है। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, हर सेमेस्टर के अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें भी हाफ ईयरली में अलग सिलेबस आता है और नेक्स्ट हाफ ईयरली में अलग सिलेबस आता है। तो इससे क्या हुआ, बर्डन कम हुआ, हमारा स्ट्रेस कम हुआ, थोड़ा थोड़ा सिलेबस समझना, याद करना बहुत आसान रहता है और इससे क्या कर पाते हैं, बच्चे अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या किया, एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया। तो ये है पर्सपेक्टिव ऑफ NCF 2005। NCF 2005 जो है वो इस तरीके की बात करता है कि हमें क्या करना है, नॉलेज को आउटसाइड वर्ड से कनेक्ट करना है, रटना नहीं है, टेक्स्ट बुक से बाहर कनेक्ट करना है और एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है। अब इस NCF के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझ के हम पूरे NCF को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई है, एक एक करके इन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले है कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं, क्लासरूम के बाहर से कनेक्ट करना है, रियल लाइफ से टॉपिक को कनेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप बच्चों को रिसोर्सेज टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें उनके आसपास के एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हो और उनसे भी उसी टाइप के आसपास के एग्जाम्पल्स ले सकते हो, बजाय इसके कि आप बुक में से कोई डेफिनेशन उन्हें याद करवाओ, बुक में से उन्हें एग्जाम्पल्स याद करवाओ। आप क्या कर सकते हो, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो उनकी लर्निंग इंजॉयफुल होगी, वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकेंगे, रटना नहीं पड़ेगा और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है शिफ्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटने पर आधारित अधिगम को क्या करना है, समाप्त करना है, रटना नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है। तो जो पहले प्रिंसिपल में बात की गई है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल दोगे तो क्या रटने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, खुद ही चीज़ें समझ आएंगी, खुद ही हम प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर सकेंगे, उनको कनेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम इन द क्लासरूम, यानी कि फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन हो, इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन हो। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि एक बार सिर्फ बोर्ड एग्जाम ना हो, साल में सिर्फ एक बार एग्जाम ना हो, बार बार एग्जाम हो, थोड़ा थोड़ा सिलेबस, हाई एक्टिविटीज़ और हर लेवल पे बच्चे का असेसमेंट हो। एक्टिविटीज़, क्विज, उसकी परफॉर्मेंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड और फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होना चाहिए और इस तरीके से बच्चे का इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्रोवाइडिंग नॉलेज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, बच्चों को क्या देनी है, हमें रियल लाइफ नॉलेज देनी है, किताब से बाहर उन्हें निकाल कर ज्ञान देना है। पहले क्या होता था, क्लास में टीचर आती थी, बच्चे बुक लेकर बुक से पढ़ते थे और टीचर भी उसी बुक से बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो क्या है, बहुत बोरिंग होता था, आधे बच्चे तो क्लास में सो ही जाते थे। हमें क्या करना है, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, क्विज़ेस की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा किसी एक्टिविटी की हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्टिविटी से कोई टॉपिक समझा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, प्ले वे मेथड का यूज़ कर सकते हैं बहुत से टॉपिक्स को समझाने के लिए। तो सिर्फ बुक्स पर सीमित नहीं रहना, हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक से बाहर बच्चों को नॉलेज देनी है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है एनहांसिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री। हमें पता है कि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है।
यहाँ पर जनता के हाथ में शासन होता है, जनता अपना नेता खुद चुनती है। तो इसी तरीके की एक आइडेंटिटी, एक पहचान हमें बच्चे को देनी है। उसके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, लोकतंत्र के प्रति क्या होना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए। तो इस तरीके की एक आइडेंटिटी, एक पहचान, एक नागरिक हमें बच्चे को बनाना है। इस तरीके के गुण हमें बच्चे के अंदर लेकर आने हैं। तो ये हमने बात की 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। और जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनसीएफ 2005 की, ये इन्हीं 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस है। और यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एनसीएफ इनमें से किस बात को नहीं मानता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए और वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया कि जो नॉलेज दी जानी चाहिए वो टेक्स्ट बुक से बाहर दी जानी चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाने चाहिए, और वहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कि एग्जामिनेशन रिजिड होने चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत होगा कि एग्जामिनेशन को तो फ्लेक्सिबल बताया गया है, यहाँ पे रिजिड नहीं। तो इस तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा। एनसीएफ 2005 में किस तरीके के स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात की गई है कि बच्चों के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिस क्लास के बच्चे हैं, क्लास को उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। चेंजेस इन लर्निंग रिसोर्स, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड लेबॉर्ट्रीज, यानी कि इन सारी चीज़ों में चेंज लेकर आना है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे खुद अपने ज्ञान की रचना कर सके, और लाइब्रेरी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अपने टीचिंग मेथड्स में उसी तरीके से हमें चेंज लेकर आना है। नो फियर और स्ट्रेस, यानी कि क्लास में और स्कूल में किसी भी तरह के डर और तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड एंड हैव प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट्स, तो पूरी तरीके से हवादार और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास में फैंस ना हो या फिर प्रॉपर लाइट्स ना हो, प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन की यहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, यानी कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास में टीचर सिर्फ लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लड़कों पर नहीं, या फिर सिर्फ लड़कों पर ध्यान दे रही है, लड़कियों पर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर किसी एक कास्ट के प्रति बायसनेस करे या फिर किसी और क्लास के बच्चों के प्रति बायसनेस करे। सभी को क्लास में समान अवसर दिए जाने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग एंड नॉलेज की, कि लर्निंग किस तरीके की हो, किस तरीके से नॉलेज दी जाएगी बच्चों को। तो चाइल्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट रेदर देन टू बी पैसिव वन, यानी कि बच्चा क्या हो, सक्रिय भागीदार हो। बच्चा पूरी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लास में, एक्टिवली क्या करे, अपनी नॉलेज को बिल्ड करे। और यही बात किसने की थी, पियाजे ने की थी, जो कि एक क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक रचनावादी है। पियाजे भी क्या कहते हैं कि बच्चे कौन है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। और यही बात किसने कही है, एनसीएफ 2005 ने भी कही है। एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है यहाँ पे कि बच्चे क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है। बच्चे एकदम चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लास में बच्चे बोलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, खुद से एक्टिविटी करके, किसी प्रोजेक्ट, किसी असाइनमेंट की हेल्प से अपना पार्टिसिपेशन हमेशा रखेंगे, सक्रिय रहेंगे। सिर्फ टीचर बोले ऐसा नहीं होगा, क्लास में बच्चों की भी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। एंड इट प्रमोट्स चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्लास में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करेंगे, जहाँ पर बालक को केंद्र में रखा जाएगा, बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, टीचर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेक्चर मेथड से नहीं। जिस मेथड से बच्चे को अच्छा समझ आता है उस मेथड से पढ़ाया जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाएगा, यानी कि हर बच्चे के लिए अलग तरह के इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाएगा। किसी को क्या है, चार्ट से अच्छा समझ आता है, किसी को इमेज से अच्छा समझ आता है, तो उससे उन चीज़ों से समझाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्टिविटी करके समझ आता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके समझ आता है, तो उन्हें उस तरीके से समझाया जाएगा। तो हर बच्चे के लिए अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। नो सब्जेक्ट बाउंड्रीज, इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि सब्जेक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी। आप बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होके नहीं समझाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे।
अगर आप उसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं और सोशल साइंस में एक टॉपिक आता है सॉइल, तो उसको, उस टॉपिक को आप साइंस से भी रिलेट करके समझाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ में आप एग्जाम्पल देते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो वही रिसोर्सेज उस बच्चे ने सोशल साइंस या साइंस में पढ़े हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। बाउंड्रीज नहीं होंगी सब्जेक्ट के बीच, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी। तो नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए एनसीएफ 2005 में इस तरह की बातें की गई हैं। नेक्स्ट जानेंगे करिकुलम के बारे में कि पाठ्यचर्या के बारे में क्या कहा गया है। करिकुलम शुड बी फोकस्ड ऑन टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो। करिकुलम कैसा हो जो हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड भी, एवरेज भी, डिसेबल भी, हर तरह के। तो सभी बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर सके, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। और लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। नॉलेज शुड बी गिवन बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि किताबों से बाहर नॉलेज दी जानी चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाने चाहिए, उन्हें बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर कर टॉपिक को समझाना चाहिए। एनहांस स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, बच्चा क्या कर सके, दिशाओं में सोच सके, हर चीज़ के, हर बिंदु के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में सोच सके, क्रिटिकली सोच सके। और ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ मानसिक विकास हो इसका ध्यान नहीं देना, सिर्फ शारीरिक विकास हो इसका ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के सभी पक्षों का विकास हो, इस चीज़ का ध्यान दिया जाना चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना है। करिकुलम मस्ट इंक्लूड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों को इस तरीके का करिकुलम हो जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स मिले, कुछ करने का एक्सपीरियंस मिले, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग हो। इस तरीके की करिकुलम में बात की गई है कि करिकुलम में वर्क एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना है। गार्डनिंग हो सकती है, इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, और भी बहुत सी स्किल्स हो सकती हैं, तो जिससे बच्चे कुछ करके सीखें, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस हो। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की बात की गई है कि हमें क्या करना है, अंतर विषयक ज्ञान देना है, विषय स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं देनी, हर सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ाना है। एनहांस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चे की क्रिएटिविटी को एनहांस करना है कि वो कुछ नया कर सके, कुछ क्रिएट कर सके, रचनात्मकता उसमें लेकर आनी है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि वो दिशाओं में सोच सके, हर चीज़, आपने उसे कोई एक प्रॉब्लम दी है और वो उसके कई सारे सॉल्यूशन बता सके, तो बच्चे में हमें क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग लेकर आनी है। करिकुलर प्रैक्टिसेस शुड बी इन अलाइनमेंट विद सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि बच्चे में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समानता की भावना आए, बच्चा सभी धर्मों का सम्मान करे। हमारे देश में इतने सारे जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं, सभी का आदर सम्मान करे, सभी के प्रति उसके मन में क्या हो, समानता हो और सामाजिक न्याय की भावना हो। तो ये हमें बच्चे के अंदर क्या लेकर आनी है, करिकुलर प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे में ये सभी गुण हो। तो ये बात की गई है करिकुलम में कि हमारा करिकुलम कैसा हो, लाइफ स्किल बेस्ड हो, वर्क एक्सपीरियंस मिले बच्चे को, बच्चे की क्रिएटिविटी एनहांस हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग आए, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आए और उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट बात करेंगे इंक्लूजन की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 में, कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी इंक्लूड, सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूजन की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो सभी बच्चों को शामिल तो करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग बच्चे हो या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन से हो, सीमांत वर्गों से हो, किसी गांव का कोई बच्चा हो या फिर किसी अलग जाति का कोई बच्चा हो, कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी और राज्य से आया है, किसी और जगह से आया है, सभी को शामिल करना बिना किसी भेदभाव के, सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। और यूज़ ऑफ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना है, सभी बच्चे के लिए अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को टीएलएम से अच्छा समझ आता है,
कुछ बच्चों को वीडियोस से समझ आता है, कुछ बच्चों को इमेजेस से समझ आता है, कुछ बच्चों को प्ले वे मेथड से समझ आएगा, कुछ को एक्टिविटी से समझ आएगा, कुछ को एक्सपेरिमेंट से समझ आएगा। तो हमें सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना है ताकि सभी बच्चों को समझ आए, सभी तरह के बैकग्राउंड के बच्चों को समझ आए। नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के बारे में कहा गया है कि नो लैंग्वेज शुड बी इम्पोज्ड, कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पर थोपी नहीं जानी चाहिए। बच्चे का पूरा हक है कि वो मदर टंग में शिक्षा प्राप्त करे, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे। 3 लैंग्वेज फार्मूला की यहाँ पर बात की गई है। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, क्लास में, स्कूल में 3 लैंग्वेज यूज़ की जाएंगी, 3 लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएंगी। अब ये 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी? पहली आपकी मातृभाषा, हिंदी हो सकती है, और अगर कोई नॉन हिंदी स्टेट है तो वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज। दूसरी भाषा कौन सी होगी? इंग्लिश। दूसरी भाषा इंग्लिश होगी, और अगर कोई नॉन हिंदी स्टेट है तो उनकी दूसरी भाषा यहाँ पर हिंदी होगी। इसके अलावा तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पर संस्कृत भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, कि जो हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, दूसरी इंग्लिश होगी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज तो होगी बच्चे की रीजनल लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकती है, उसकी मातृभाषा। इसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज होगी हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। और बात की गई है मल्टीलिंगुअलिज्म की, यानी कि बहुभाषिता की, कि क्लास में टीचर को बहुभाषिता का प्रयोग एक रिसोर्स के रूप में करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में बहुभाषिता का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी क्लास में क्या है, डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी तरह के बच्चे हैं, अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग जाति से हैं, उनकी भाषा भी अलग अलग हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सभी भाषाओं के कुछ कुछ वर्ड्स का प्रयोग करना है और मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करना है। जैसे कि आपने पंजाबी भाषा के कुछ शब्द का यूज़ किया, जिससे कि जो पंजाबी भाषा वाले बच्चे हैं वो कनेक्ट कर सकें। आपने कोई राजस्थानी वर्ड का यूज़ किया, या फिर किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज के किसी वर्ड का यूज़ किया जो आपको आता है, या फिर बच्चे से बात कर कर आपको थोड़े बहुत वर्ड्स के बारे में वहाँ से पता चल सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपकी डिक्शनरी एनहांस होगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स की, लैंग्वेज की नॉलेज होगी, और जो आपकी क्लास में इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी कनेक्ट कर सकेंगे, वो भी अच्छे से टॉपिक को समझ सकेंगे। तो इसलिए हमें मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग एज अ रिसोर्स करना है। तो ये बात की गई है लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट जानेंगे कि रोल ऑफ टीचर क्या है। रोल ऑफ टीचर के बारे में क्या कहा गया है एनसीएफ में। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर की बात की गई है। शिक्षक एक सुविधादाता, यानी कि जहाँ ज़रूरत हो शिक्षक सिर्फ वहीं अपना योगदान दे, बच्चे को अपनी नॉलेज खुद बिल्ड करने दे, खुद कंस्ट्रक्ट करने दे। लेकिन अगर किसी बच्चे को कहीं समस्या आई है तो टीचर वहाँ पर उसकी हेल्प करे। टीचर उसे पूरी चीज़ें ना बताकर उसको खुद करने दे, और जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आए वहाँ उसकी हेल्प करे, वहाँ फैसिलिटेट करे लर्निंग को सुविधादाता के रूप में। टीचर कैसा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होना चाहिए, बच्चे के लिए अवसर निर्माता होना चाहिए, और टीचिंग इन मल्टीपल वेज, यानी कि विभिन्न माध्यमों से शिक्षण होना चाहिए, अलग अलग तरीकों से अलग अलग बच्चों के लिए शिक्षण होना चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो ये हमने बात की अभी तक एनसीएफ 2005 के बारे में। एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना एनसीएफ के पर्सपेक्टिव्स के बारे में, उसके बाद हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया, जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जिसमें हम एनसीएफ का पूरा सार देख सकते हैं। उसके बाद हमने जाना स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में, कि स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। हमने लर्निंग एंड नॉलेज की बात की कि किस तरह से लर्निंग हो, किस तरह से नॉलेज दी जाए बच्चों को। फिर हमने करिकुलम के बारे में जाना कि एनसीएफ 2005 में किस तरह के करिकुलम की बात की गई है। उसके बाद हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। फिर हमने लैंग्वेज के बारे में जाना, और लास्ट में हमने बात की रोल ऑफ टीचर की। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।